इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे। यह क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर्स ISO 151/9222 के अनुसार बने हुए हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में हम टॉपिक नंबर 34 से टॉपिक नंबर 37 तक डिस्कस करेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है इंटर इंस्ट्रूमेंट कंपैरिजन, इंटर एनालिस्ट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स नॉर्मल एंड क्रिटिकल, अल्टरेशन ऑफ रिजल्ट्स या रिवाइज्ड रिजल्ट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे इंटर इंस्ट्रूमेंट कंपैरिजन। लेबोरेटरी जब भी पेशेंट सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए एक से ज्यादा एनालाइजर का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बैकअप के लिए, तो दोनों एनालाइजर के रिजल्ट्स की कंपेरिबिलिटी को हर महीने वेरीफाई किया जाता है। इसके लिए 5 पेशेंट सैंपल्स को पहले एक एनालाइजर पर चलाया जाता है और फिर इन्हीं 5 पेशेंट सैंपल्स को दूसरे एनालाइजर पर चलाया जाता है। अब एक एनालाइजर से मिले हुए डाटा को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है और दूसरे एनालाइजर से मिले हुए डाटा को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है, जिससे कि एक स्कैटर ग्राफ बनता है। इस ग्राफ के लिए R² वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यह वैल्यू 0.95 से ज्यादा होने पर कंपेरिबिलिटी एक्सेप्टेबल मानी जाती है। यहाँ पर हम एक स्कैटर ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें एनालाइजर 1 की वैल्यू को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है और एनालाइजर 2 की वैल्यू को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ के लिए R² वैल्यू 0.9583 है, जो कि 0.95 से ज्यादा है, इसलिए इस ग्राफ को एक्सेप्टेबल माना जा सकता है। अगला टॉपिक है इंटर एनालिस्ट वेरिफिकेशन। NABL के स्कोप में आने वाले ऐसे सभी टेस्ट जो कि मैनुअल रिपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्लेटलेट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, रेटिक्स काउंट, उनके रिजल्ट को वेरीफाई किया जाता है। यह वेरिफिकेशन हर 3 महीने में एक बार किया जाता है। एक एनालिस्ट द्वारा दिए गए रिजल्ट्स को दूसरे एनालिस्ट द्वारा वेरीफाई किया जाता है और एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्लियर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। अगला टॉपिक है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स नॉर्मल एंड क्रिटिकल। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटेड सिलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट फॉर्मेट, रिलीज ऑफ रिपोर्ट, टर्न अराउंड टाइम, क्रिटिकल रिजल्ट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटेड सिलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। एनालाइजर से आने वाले सभी रिजल्ट्स को उसे दिन या बैच के इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट्स, पेशेंट की क्लिनिकल इंफॉर्मेशन और पिछले एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के हिसाब से कंसर्नड HOD या लैब डायरेक्टर रिव्यू करते हैं। रिव्यू के बाद कंसल्टेंट रिजल्ट्स को अप्रूव करके रिलीज कर देते हैं। बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज के हिसाब से हाई या लो वैल्यूज को सिस्टम फ्लैग कर देता है। अगर पेशेंट की रिपोर्ट बिना कंसल्टेंट के रिव्यू के रिलीज की जाती है, तो रिपोर्ट के ऊपर प्रोविजन रिपोर्ट का लेबल प्रिंट होता है। ऐसी सभी रिपोर्ट्स के लिए कंसल्टेंट रिजल्ट्स को बाद में रिव्यू करके फाइनल रिपोर्ट रिलीज करते हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्ट फॉर्मेट। NABL के अनुसार लेबोरेटरी की रिपोर्ट में हर पेज के ऊपर पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जैसे कि नाम, एज, जेंडर, UHID नंबर, प्राइमरी सैंपल कलेक्ट करने की डेट और रिपोर्ट इशू करने की डेट होनी चाहिए। लेबोरेटरी का नाम और टेस्ट या एग्जामिनेशन ऑर्डर करने वाले डॉक्टर का नाम होना चाहिए। रिपोर्ट में प्राइमरी सैंपल का टाइप, सैंपल के बारे में जरूरी जानकारी जैसे कि सोर्स या साइट, टेस्ट का नाम और टेस्ट का मेथड, एग्जामिनेशन या टेस्ट के रिजल्ट्स SI यूनिट्स में और बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल लिखा होना चाहिए।
अगर कोई टेस्ट या एग्जामिनेशन किसी रिसर्च या डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किया गया है तो वह लिखा होना चाहिए। जिस लैब कंसल्टेंट ने रिपोर्ट को रिव्यू किया है उसका नाम और साइन। अगर रिपोर्ट में कोई रिजल्ट फाइनलाइज नहीं है तो उस बारे में लिखा होना चाहिए। अगर रिपोर्ट में कोई क्रिटिकल रिजल्ट्स है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। रिपोर्ट के हर पेज पर इस तरह पेज नंबर लिखा होना चाहिए कि यह पता लगे कि इस रिपोर्ट में कितने पेज हैं, जैसे कि पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब है कि इस पूरी रिपोर्ट में एक ही पेज है। अगर किसी रिपोर्ट में 2 पेज हो तो उसके पहले पेज पर पेज नंबर होगा पेज 1 ऑफ 2 और दूसरे पन्ने पर पेज नंबर होगा पेज 2 ऑफ 2। रिपोर्ट जहां खत्म होती है वहां एंड ऑफ रिपोर्ट लिखा रहता है। इससे पता लगता है कि यहाँ पर यह रिपोर्ट खत्म हो गई है। अगर प्राइमरी सैंपल जिस पर की टेस्ट किया गया था कॉम्प्रोमाइज था तो उसके बारे में भी एक नोट लिखा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सैंपल वाज इनसफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, रिजल्ट्स में प्लीज बी कोरिलेटेड अकॉर्डिंगली। अब हम डिस्कस करेंगे रिलीज ऑफ रिपोर्ट। आईपीडी पेशेंट के लिए फाइनल रिपोर्ट HIS या LIS में अपलोड कर दी जाती है और नर्सिंग स्टेशन पर उसका प्रिंट ले लिया जाता है। ओपीडी पेशेंट के लिए प्रिंटेड रिपोर्ट पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को रिपोर्ट कलेक्शन काउंटर से ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप या पेमेंट स्लिप दिखाने के बाद इशू कर दी जाती है। अगर कोई रिपोर्ट फोन पर बताई गई है तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। लेबोरेटरी से वर्बली या फोन पर बताई गई रिपोर्ट के लिए भी बाद में एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंटेड रिपोर्ट इशू की जाती है। सेंसिटिव टेस्ट के रिजल्ट जैसे कि HIV के लिए स्पेशल काउंसलिंग की जाती है। ऐसे रिजल्ट टेस्ट ऑर्डर करने वाले कंसल्टेंट के द्वारा ही पेशेंट को बताए जाते हैं। काउंसलिंग का सबूत रखने के लिए पेशेंट से टेस्ट की एक कॉपी पर साइन कराए जाते हैं और उसे रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम की। सैंपल के रिसीव होने से रिपोर्ट रिलीज होने तक के टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी के अधिकतर टेस्ट 3.5 घंटे में रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। टर्न अराउंड टाइम की कंप्लायंस को हर दिन और हर महीने मॉनिटर किया जाता है। अगर किसी टेस्ट की रिपोर्टिंग में कोई देरी हो जाती है तो इसके लिए लेबोरेटरी यूजर को या रिक्वेस्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर देती है। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल रिजल्ट्स की। लेबोरेटरी कुछ टेस्ट के लिए एक क्रिटिकल वैल्यू चार्ट मेंटेन करती है जिसमें टेस्ट्स के क्रिटिकल रिजल्ट्स के लिए अपर और लोअर रेंज को क्लासिफाई किया गया है। जैसे ही एनालाइजर पर कोई क्रिटिकल रिजल्ट रिपोर्ट होता है तो लैब डायरेक्टर या कंसर्न्ड HOD को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके डिसीजन के मुताबिक या तो टेस्ट को फिर से चलाया जाता है या उसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्रिटिकल वैल्यू के कंफर्म होने पर उसे तुरंत टेलीफोनिकली कंसर्न मेडिकल स्टाफ को बता दिया जाता है। मेडिकल स्टाफ ने रिजल्ट को सही समझा है यह जानने के लिए उनसे रिजल्ट वैल्यू को पूछा जाता है। इस प्रोसीजर को रीड बैक प्रोसीजर कहते हैं। इंफॉर्मेशन बताने के बाद क्रिटिकल कॉल अलर्ट रजिस्टर में क्रिटिकल वैल्यू का डेट, टाइम, जिस स्टाफ को यह वैल्यू इन्फॉर्म की गई है, जिस लैबोरेटरी स्टाफ ने यह वैल्यू इन्फॉर्म की है, इन्फॉर्म की गई वैल्यू और रीड बैक प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं, इन सबको नोट किया जाता है। अगर क्रिटिकल रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो ऑन ड्यूटी नर्सिंग सुपरवाइजर या ICU कंसल्टेंट को इस बारे में जानकारी दे दी जाती है। क्रिटिकल अलर्ट वैल्यू की वर्बल इंफॉर्मेशन के बाद एक नॉर्मल रूटीन रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वह है
ऑल्ट्रेशन ऑफ रिजल्ट्स या रिवाइज्ड रिजल्ट्स। ओपीडी में किसी पेशेंट की रिपोर्ट में कुछ बदलने के लिए पेशेंट को ओरिजिनल रिपोर्ट के साथ लेबोरेटरी में बुलाया जाता है। बदलाव को, जो कि या तो डेमोग्राफिक डिटेल्स हो सकती हैं या रिपोर्ट में कोई टाइपोग्राफिकल एरर या गलती हो सकती है, अगर टाइपोग्राफिक गलती का पता लेबोरेटरी को पहले चल जाता है तो इस बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। जिस भी डिटेल को ठीक करना है उसके बारे में लैब डायरेक्टर को बताया जाता है और उनसे ईमेल पर या गलत रिपोर्ट की प्रिंटेड कॉपी पर ऑथराइजेशन लेने के बाद लैब के रिकॉर्ड्स में वैल्यू ठीक कर दी जाती है। जिस लैब स्टाफ ने नई वैल्यू ठीक की है वह वहां डेट और टाइम के साथ साइन करता है। इसके बाद एक ठीक की गई रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे कि रिवाइज्ड रिपोर्ट के नाम से लेबल किया जाता है। इसमें करेक्शन का कारण लिखा जाता है। ठीक डेटा के साथ साथ पुराना या गलत डेटा भी इसमें लिखा जाता है। बदलाव करने वाला लैब स्टाफ वहां डेट और टाइम के साथ अपने साइन करता है। इसी के साथ पुरानी रिपोर्ट को इनकरेक्ट रिपोर्ट के नाम से लेबल किया जाता है, गलत डेटा को मार्क किया जाता है और उसके साथ ठीक डेटा को लिखा जाता है। पुरानी रिपोर्ट में एक नोट लिखा जाता है कि इस रिपोर्ट के लिए नई रिवाइज्ड रिपोर्ट इशू कर दी गई है। बदलाव करने वाला लैब स्टाफ इस पुराने रिपोर्ट पर भी डेट और टाइम के साथ साइन करता है। इसी पुराने रिपोर्ट के ऊपर पेशेंट या अटेंडेंट से नई रिपोर्ट की रिसीविंग भी ले ली जाती है। इस पुरानी या इनकरेक्ट रिपोर्ट को, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए लैब अपने रिकॉर्ड में रख लेती है। यदि किसी कारणवश पेशेंट के पास पुरानी रिपोर्ट नहीं है तो पुरानी रिपोर्ट की एक कॉपी सिस्टम से प्रिंट की जाती है और उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर किसी कारणवश पूरी तरह से नई रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है तो उसे एक अलग लेबोरेटरी नंबर के साथ बनाया जाता है और उसमें पुरानी रिपोर्ट के बारे में लिखा जाता है। आईपीडी पेशेंट की रिपोर्ट करेक्ट करने के लिए भी पेशेंट केयर एरिया से इनकरेक्ट रिपोर्ट को मंगाया जाता है और पहले बताए गए प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। थैंक यू।